बूढ़े पिता का फैसला। राम प्रसाद जी कुर्सी पर बैठकर किताब पढ़ रहे थे और पास में ही उनकी पत्नी कमला जी स्वेटर बुन रही थीं। इतने में उनका पोता कुछ किताबें लेकर आया और बोला, दादाजी आप ये कैसी किताबें पढ़ रहे हैं? इसमें तो कोई फ़ोटो भी नहीं है। ये देखिए मेरी किताबें, अच्छा दिखाओ तो हम भी पढ़कर देखते हैं आपकी किताबें। आपकी किताब को एक तरफ रखते हुए रामप्रसाद जी ने कहा तो उनके पोते प्रीतम ने रामप्रसाद जी के हाथ पर अपनी बुक रख दी। देखते ही रामप्रसाद जी बोले, प्रीतम ये कैसी पुस्तक पढ़ते हो? तुम कुछ अच्छी पुस्तक पढ़ा करो, इससे तो सब मार धाड़ है। और ये लाल रंग का अजीब सा आदमी कौन है इसमें? दादाजी ये तो स्पाइडरमैन है, सुपर हीरो। अरे बेटा कॉमिक्स तो हमारे ज़माने में होती थी, चाचा चौधरी के किस्से जिसमें अच्छी सीख भी मिलती थी और मनोरंजन भी हो जाता था। क्या दादाजी आपको तो एंटरटेनमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता है? नाराजगी भरे स्वर में कहते हुए प्रीतम ने अपने दादाजी के हाथ से अपनी किताबें छीन ली और वहां से बाहर भाग गया। रामप्रसाद जी बड़ी हैरानी से प्रीतम की तरफ देखते रहे और फिर उदास होकर कुछ सोच विचार में पड़ गए और अपनी पत्नी से बोले, शायद आज के ज़माने के हिसाब से हम और हमारी सोच पुरानी हो गई है। कमला जी जो अपने पति के भावों को बड़े करीब से जानती थीं, उन्हें उदास देखकर बोली, उदास क्यों होते हो जी? हमारा ज़माना जा चुका है। इस बात को हम जितना जल्दी स्वीकार करेंगे हमारे लिए उतना अच्छा है। दरअसल कुछ महीने पहले तक रामप्रसाद जी अपनी फैक्ट्री चलाते थे और उनका बेटा नवीन उनके साथ ही फैक्ट्री का काम संभालता था। लेकिन एक दिन अचानक उन्हें दिल में दर्द की शिकायत हुई और एकाएक पसीने से तरबतर हो गए। डॉक्टर के पास लेकर गए तो पता चला कि हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने सर्जरी करवाने की सलाह दी। सर्जरी के बाद कुछ महीने का आराम करने को कहा गया तो रामप्रसाद जी जो बड़ी चुस्ती के साथ अपनी फैक्ट्री का काम संभालते थे, अब वो घर पर बैठ गए थे। कुछ दिनों तक तो नवीन उन्हें फैक्ट्री के खर्चे और कमाई का पूरा हिसाब देता रहा, लेकिन फिर उसने भी हिसाब देना बंद कर दिया। रामप्रसाद जी ने जब बेटे से हिसाब के बारे में पूछा तो इस पर नवीन ने जवाब दिया, पिताजी आजकल ऑनलाइन का ज़माना आ गया है, इसलिए मैंने फैक्ट्री का सारा हिसाब किताब अब कंप्यूटराइज कर दिया है। आप रहने दीजिए, आपको इस बारे में जानकारी नहीं है, मैं सब संभाल रहा हूँ। उस दिन से रामप्रसाद जी को लगने लगा कि इस नए ज़माने में उनके अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी रामप्रसाद जी सोच विचार में ही पड़े हुए थे कि उनकी पत्नी ने आवाज़ लगाई, चलिए जी बहू ने नाश्ता लगा दिया है, नाश्ता कर लीजिए। तो रामप्रसाद जी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। तभी उनकी नज़र वहाँ पड़े हुए नाश्ते की प्लेट पर गई। आज फिर से बहू ने उनके सामने सिर्फ मक्खन लगे ब्रेड रख दिए। देखते ही रामप्रसाद जी बोले, ये भी कोई नाश्ता है? बाजार से ब्रेड मंगवाए और मक्खन लगाकर परोस दिए। घर में ही कुछ अच्छा सा बना दिया होता। ठीक है जी, यदि आपको ये नाश्ता पसंद नहीं है तो मैं आपके लिए दलिया बना लाती हूँ। रामप्रसाद जी की नाराजगी को देखकर कमला जी ने कहा और रसोई घर में जाकर अपने पति के लिए दलिया बनाने लगीं। अपनी सासू माँ को रसोई घर में दलिया बनाते देख उनकी बहू रवीना तुरंत रसोई घर में आई और बोली, माँ जी आप ये क्या कर रही हैं? नाश्ता तो मैंने बना दिया था ना। बहू तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे बाबूजी को ब्रेड कुछ खास पसंद नहीं है, इसलिए उनके लिए दलिया बनाने आई थी। माँ जी पहले मुझे बच्चों के लिए और इनके लिए टिफ़िन पैक करने दीजिए, आप ये सब काम बाद में करती रहना। और वैसे भी बाबूजी को कहाँ जाना है, वो तो घर पर ही बैठे हैं। बहू की ये बातें बाहर बैठे रामप्रसाद जी के दिल में तीर की तरह चुभ रही थीं और इधर कमला जी भी अपना सा मुँह लेकर रसोई से बाहर आ गईं और अपने पति रामप्रसाद जी को गंभीर मुद्रा में देखकर कहने लगीं, सुनिए जी अब आपकी तबीयत संभल गई है तो क्यों ना आप फिर से फैक्ट्री जाना शुरू करें। आपकी दिनचर्या भी कुछ व्यस्त हो जाएगी और दिल भी लगा रहेगा। तुम ठीक कहती हो कमला, कुछ दिनों से मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था। अगले दिन सुबह जब बेटा तैयार होकर फैक्ट्री चला गया तो रामप्रसाद जी भी उत्साहित होकर फैक्ट्री जाने के लिए तैयार होने लगे। आज रामप्रसाद जी के मन में बहुत उत्सुकता थी उन सब लोगों से मिलने की जिन्होंने उनका इतने वर्षों तक फैक्ट्री के काम में साथ दिया था। वे अपनी फैक्ट्री में काम करने वालों को नौकर ना समझकर अपना साथी समझते थे, जिन्होंने उनके काम को ऊंचाई तक पहुंचाने में उनकी मदद की थी। रामप्रसाद जी जब फैक्ट्री में पहुंचकर अंदर गए तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा नवीन उनकी सीट पर बैठा हुआ था। तो उसे देखकर रामप्रसाद जी चौंक गए। तभी नवीन की नज़र रामप्रसाद जी पर गई। उसने हैरानी से कहा, बाबूजी आप यहाँ? तो रामप्रसाद जी बोले, हाँ बेटा, बहुत दिनों से घर बैठे बैठे बोर हो रहा था तो सोचा फैक्ट्री जाना शुरू किया जाए। रामप्रसाद जी ने इधर उधर देखा कि सारी पुरानी मशीन बदलवाकर नवीन ने नई मशीन लगवा ली थी। इस बात का भी उन्हें इतना ताजुब नहीं था जितनी हैरानी इस बात की थी कि उनका रखा हुआ एक भी वर्कर वहां पर नहीं था। बेटा सारे पुराने वर्कर्स कहाँ गए?
राम प्रसाद जी ने पूछा तो नवीन ने कहा, पिताजी दरअसल बात यह है कि मैंने सारी पुरानी मशीनें बदलवा कर नई मशीन लगवाई हैं और पुराने वर्कर्स को इन मशीनों को चलाने का ज्ञान नहीं था, इसलिए मैंने पूरा स्टाफ बदल दिया है। ये सुनकर राम प्रसाद जी को धक्का सा लगा। काउंटर पर लगी कुर्सी पर बैठने लगे तो इतने में नवीन ने टोक दिया, पिताजी ये अकाउंटेंट की जगह है, वो अभी आता ही होगा, आप वेटिंग रूम में बैठ जाइए। ये सुनकर राम प्रसाद जी का चेहरा फीका पड़ गया। अपने काम पर वापस आने का उनका सारा उत्साह जमीन पर गिर गया। स्वयं को उपेक्षित महसूस करते हुए वो आकर वेटिंग रूम में बैठ गए। कुछ देर बाद देखा तो वर्कर्स काम करने के स्थान पर मोबाइल चला रहे थे। इस पर उन्होंने वर्कर्स को डांट दिया, जिसे देख उनका बेटा नवीन गुस्सा हो गया और उस समय तो वो कुछ नहीं बोला, लेकिन जब रात को घर आया तो पिताजी पर बरस पड़ा। बाबूजी आपको फैक्ट्री आने की क्या जरूरत थी, आप बूढ़े हो गए हैं, आप घर पर ही बैठे, और यदि घर पर बैठे बैठे भी बोर हो गए हैं तो तीर्थ यात्रा में चले जाइए, लेकिन कृपा करके मेरे काम में दखल मत दीजिए। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राम प्रसाद जी और कमला जी जड़वंत खड़े रह गए। तभी कमला जी बोली, बेटा तेरे बाबूजी तो तेरी मदद करने के लिए ही गए थे, कोई जरूरी नहीं है मुझे उनकी मदद की, अपना काम मुझे कैसे करना है मैं जानता हूँ। कहते हुए नवीन अपने कमरे में चला गया। आंसुओं से भरी आंखें लिए दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखने लगे। फिर कमला जी ने राम प्रसाद जी को तसल्ली देते हुए कहा, सुनिए जी, आप क्यों इतना टेंशन लेते हैं, जाने दीजिए ना, वैसे भी आज नहीं तो कल फैक्ट्री तो उसे ही संभालनी है। अपने पति को तो उन्होंने तसल्ली भरे शब्द कह दिए थे, लेकिन मन ही मन में ब्लड प्रेशर की मरीज कमला जी अपने बच्चों द्वारा किया जाने वाला अपेक्षा से भरा व्यवहार से चिंतित रहने लगी थी। दिन प्रतिदिन उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी और एक दिन ऐसा आया कि कमला जी रात को सोई और सुबह बिस्तर से उठी ही नहीं। राम प्रसाद जी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अपनी पत्नी के जाने का आघात वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनकी छोटी बहन जानकी ने उन्हें संभाला, लेकिन कमला जी की 13वीं के बाद सारे रिश्तेदार भी चले गए थे। अपने बच्चों के व्यवहार से तो वो पहले ही अपेक्षित महसूस कर रहे थे। जब तक कमला जी का साथ था तो उन्हें हौसला रहता था। बहू की अपमानजनक बातें और बेटे का रूखापन भी वो बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन अब तो एक एक पल काटना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। बेटा, बहू और बच्चे अपनी जिंदगी में मस्त थे, लेकिन राम प्रसाद जी से बात करने वाला कोई नहीं था। 2-3 दिनों के बाद उनकी बेटी उनका हालचाल जानने आ जाया करती थी तो उनका मन खुश हो जाता था, लेकिन उसके जाने के बाद जिंदगी फिर से अंधेरी रात लगने लगी। आज नाश्ते में फिर से बहू ने मक्खन लगे ब्रेड उनके सामने रखे थे। वो जानते थे कि ऐसा भोजन उनकी तबीयत के लिए सही नहीं है, लेकिन करते भी क्या। आज उनके खाने पर दलिया या पोहा बनाकर देने वाली कमला जी भी उनके पास नहीं थी, इसलिए वो ब्रेड ही उन्होंने चुपचाप खा लिए। नाश्ता करके अंदर जाने लगे तो अचानक डोरबेल बजी तो नवीन ने जाकर दरवाजा खोला और सामने अपनी बुआ जी को देखकर दंग रह गया। अरे बुआ जी, आप यहाँ? बुआ जी के हाथ में बैग देखकर नवीन ने हैरान होते हुए कहा। बुआ जी कुछ बोलती इससे पहले ही राम प्रसाद जी बोले, हाँ बेटा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी तो मैंने ही कुछ दिनों के लिए जानकी को यहाँ रहने के लिए बुलाया है। लेकिन बाबूजी, बुआ जी को तकलीफ देने की क्या जरूरत थी, मेरा मतलब है आखिर उनका भी परिवार है, बहू रवीना ने कहा। तो इतने में उसकी बात काटते हुए बुआ जी बोली, अरे नहीं बहू, इसमें तकलीफ किस बात की, अपनों के लिए भी तो थोड़ा समय निकालना चाहिए। हालात से परेशान मोहनलाल जी के चेहरे पर अपनी बहन के आते ही मुस्कुराहट आ गई। अब उन्हें अकेलेपन का एहसास नहीं हो रहा था। जानकी जी अपने भाई को पौष्टिक खाना बनाकर देने लगी। उनके फल और दवाइयों के समय का भी पूरा ध्यान रखती थी, और कभी कभी बेटी भी आ जाती तो राम प्रसाद जी को तो जैसे दुनिया ही रोशन हो जाती थी। वे अपनी पत्नी के जाने का गम भूलते जा रहे थे, लेकिन तेज मिजाज बहू को बुआ सास का अपने घर रहना नहीं सुहाता था। उनकी उपस्थिति उनकी आंखों में खटकने लगी थी। देखिए जी, मैं जानती हूँ कि माँ के जाने के बाद बाबूजी थोड़े अकेले हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आए दिन घर पर मेला लगा कर रखेंगे। हर 2-4 दिन के बाद बेटी को बुला लेते हैं, और बुआ जी जो आए दिन मुझ पर रोब झाड़ती रहती हैं, उन्हें तो मेरे सर पर ही बिठा कर रख दिया है। ऐसा कब तक चलेगा? अपनी पत्नी की बातें सुनकर नवीन भड़क उठा। अगले दिन सुबह जब बुआ जी मंदिर गई थी तो नवीन अपने पिता के पास आकर बोला, बाबूजी, बुआ जी घर वापस कब जा रही हैं? तो राम प्रसाद जी बोले, क्या मतलब, तुम्हें कोई तकलीफ है अपनी बुआ के यहाँ रहने से? तकलीफ तो है बाबूजी, आए दिन मेरी पत्नी पर रोब जमा कर रखती हैं बुआ जी, और फिर कितनी महंगाई का जमाना है, एक एक सदस्य से भी बजट में फर्क पड़ जाता है, हम कब तक उनकी जिम्मेदारी उठाएंगे? नवीन ने कहा। तो राम प्रसाद जी बोले, बेटा, जिम्मेदारी तो वो मेरी उठा रही है, उसके आने से मुझे बहुत सहूलियत हो गई है, मेरे सारे काम झट से कर देती है और अपने दिल का हाल भी उससे बांट लेता हूँ। वो तो मैंने ही उसे कुछ दिन यहाँ रुकने को कहा था, क्योंकि अपने घर में उसकी कोई खास जिम्मेवारी भी नहीं थी।
बाबूजी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपकी बहू तो कोई जिम्मेदारी उठाती ही नहीं। काम तो बुआ जी के आने से पहले भी हो रहे थे ना। और जहाँ तक रही अकेलेपन की बात, तो आए दिन तो आप दीदी को बुलाए रखते हैं। नवीन ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। उसकी बातों ने राम प्रसाद जी को अंदर तक जख्मी कर दिया था। वो चाहकर भी इसके आगे कुछ न बोल सके, लेकिन एक बात अब वो समझ गए थे कि उनके बेटा बहू अब उनकी बहन को घर में शांति से रहने नहीं देंगे। आए दिन बहू कोई ना कोई झगड़ा करके उन्हें निकालने की कोशिश करेगी और अपनी बहन को अपमानित होते वो नहीं देख पाएंगे। इसलिए अगले दिन उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बहन को वापस घर भेज दिया। और साथ से ग्रसित राम प्रसाद जी वापस अपने कमरे में आकर अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने आकर बैठ गए। कमला तुम्हारे जाने का आघात में अपनी बहन के सहारे ही तो सहन कर पा रहा था। वो रहती थी तो अकेलेपन का एहसास भी नहीं होता था मुझे, लेकिन उसका यहाँ रहना भी हमारे बेटे बहू को बर्दाश्त नहीं हुआ। क्या मैं अपनी बहन या बेटी को अपनी मर्जी से अपने घर भी नहीं बुला सकता? आंसू बहाते हुए राम प्रसाद जी बोले। बहन के जाने के बाद अब वो फिर से उदास रहने लगे थे, क्योंकि अब उनके पास कोई भी बात करने वाला नहीं था। बेटे बहू कभी उनके पास बैठकर बातें नहीं करते थे। जब तक उनकी बहन जानकी उनके घर पर रही, उन्हें हल्का फुल्का भोजन बनाकर देती थी। लेकिन बहन के जाने के बाद बहू ने फिर से नाश्ते में ब्रेड टोस्ट बनाने शुरू कर दिए। इस कारण राम प्रसाद जी का पेट कुछ खराब रहने लगा। एक दिन जब तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब होने लगी, तो राम प्रसाद जी ने अपनी बहू को खिचड़ी बनाने के लिए कहा। बहू ने अनमने ढंग से खिचड़ी बनाने के लिए हाँ तो बोल दिया, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी राम प्रसाद जी को खिचड़ी ना मिली। दोबारा याद दिलाने पर बहू तीव्र स्वर में उन पर भड़कते हुए बोली। बाबूजी, एक तो सारा दिन मेरा काम खत्म नहीं होता, ऊपर से आपकी नई नई फरमाइशें। इतना तो आपको भी सोचना चाहिए कि मैं अकेली आखिर क्या क्या करूंगी। बातें सुनाते हुए बहू रसोई घर में खिचड़ी बनाने चली गई। बेचारे राम प्रसाद जी अपराध बोध से ग्रस्त होकर अपने कमरे में लौट आए। कुछ देर बाद उन्हें खिचड़ी तो मिल गई, लेकिन अब ये खिचड़ी उन्हें किसी जहर से कम नहीं लग रही थी। सोचने लगे कि शायद जहर खाना इस खिचड़ी को खाने से ज़्यादा आसान था। ये तमाशा अब रोज का काम बन चुका था, लेकिन शिकायत करते भी तो किसे। अब घर में उनका दुख बांटने वाला भी कोई नहीं था। जब उनका बेटा ही उन्हें समझने को तैयार नहीं था, तो किसी और से क्या उम्मीद करते। सोचने लगे कि क्या यही दिन देखने के लिए भगवान से बेटा मांगा था। सोचा था कि बेटा बड़ा होकर बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। कितना बड़ा ब्रह्म पाल लिया था मैंने। देख रही हो कमला, हमारे प्यार और त्याग की कीमत लगाई है हमारे बेटे ने। कहते हुए राम प्रसाद जी आंखें भर आई। घर में दम घुटने लगा तो बाहर की ताजी हवा खाने के इरादे से राम प्रसाद जी थोड़ी देर के लिए पार्क की तरफ चल दिए। पार्क में पहुंचकर उनकी अपने पुराने मित्र श्यामलाल जी से मुलाकात हुई। इतने समय बाद अपने मित्र से मिलकर राम प्रसाद जी के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। दोनों मित्र मिलकर अपने बचपन की पुरानी यादें ताजा करने लगे। लेकिन जब मित्र ने राम प्रसाद जी से परिवार की कुशलता के बारे में पूछा, तो राम प्रसाद जी का चेहरा मुरझा गया और आंसुओं का पैमाना छलक पड़ा। इतने दिनों बाद किसी से अपनापन पाकर राम प्रसाद जी ने अपने दिल का गुबार अपने मित्र के आगे खाली कर दिया। कैसे दिन रात मेहनत करके उन्होंने कारखाना खड़ा किया था, खून पसीने की कमाई से मशीनें खरीदी थी, कितने रातों की नींद हराम की थी, तब जाकर फैक्ट्री के लिए बिल्डिंग तैयार हुई थी। और आज अपनी ही फैक्ट्री में उन्हें जाने की इजाजत नहीं थी। बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा किया। आज वही बेटा उन्हें बोझ समझ रहा है। श्यामलाल जी ने कहा, राम प्रसाद, ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं है, बल्कि हिम्मत दिखाने का है। आगे तुम खुद ही समझदार हो। मित्र के शब्दों ने उनके हारे हुए दिल में एक नई हिम्मत का संचार किया। घर आते वक्त उनके मन की घबराहट कोसों दूर चली गई। पार्क से सैर करके लौटे ही थे कि तभी उनकी बेटी आ गई। बेटी को देखकर राम प्रसाद जी ने कहा कि कितने दिनों से तुमसे मिलने का बहुत दिल कर रहा था, अच्छा किया जो तुम आ गई। कहकर राम प्रसाद जी ने बहू को कुछ चाय नाश्ता लाने को बोला। जब बहू चाय के साथ ब्रेड पर मक्खन लगाकर ले आई, तो नाश्ते के प्लेट में ब्रेड देखकर उनकी बेटी प्राची बोली, बाबूजी, आप ये ब्रेड वगैरह मत खाया कीजिए। भाभी बाबूजी के लिए कुछ हल्का फुल्का भोजन बना दिया करो, जिसे पचाने में आसानी हो। इतनी बात सुनने की देर थी तो बहू तो सुनाने के लिए तैयार बैठी थी। वो गुस्से से बोली, एक तो माँ जी के जाने के बाद आए दिन घर पर किसी न किसी का आना जाना लगा रहता है, और मैं इनकी भी चाकरी करती फिरूं। आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं सारे दिन रसोई में ही खड़ी रहूं? अगर इतनी चिंता हो रही है अपने बाबूजी की, तो अपने घर ही ले जाओ इन्हें। बहू की जली घटी बातें सुनकर आज राम प्रसाद जी ने चुप रहना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा, बस बहुत हुआ। तुम शायद भूल रही हो कि यह घर मेरा है, और मेरे ही घर से मुझे निकालने वाली तुम होती कौन हो?
क्या मतलब है आपका? बहू गुस्से में चिल्लाने लगी तो राम प्रसाद जी बोले, बहू अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है और इस घर में कोई भी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि मेरी बात को काट सके। ये बातें चली रही थी कि तभी नवीन घर पर आ गया और बाबूजी को अपनी पत्नी पर भड़कते देखा तो राम प्रसाद जी पर चिल्लाने लगा, बाबूजी ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने? बेटे की जोरदार आवाज सुनकर भी आज बाबूजी कमजोर नहीं पड़े और बोले, ये बात तो मुझे तुम लोगों से पूछनी चाहिए बेटा। अपने ही खून पसीने की कमाई से खड़ी की गई फैक्ट्री में मुझे जाने की इजाजत नहीं है। एक दिन के लिए अपनी फैक्ट्री में गया तो मुझे तीर्थ यात्रा पर जाने की सलाह दे डाली तुमने। पाई पाई इकट्ठी करके जिस घर को खरीदा उसी घर में मुझे बोझ समझा जा रहा है। सुबह की चाय के लिए भी घंटा इंतजार करना पड़ता है, 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसा कर रख दिया तुम लोगों ने मुझे। तुम्हारी माँ के जाने के बाद अकेलापन काटने लगा तो तुम्हारी बुआ को कुछ दिन के लिए बुला लिया तो तुम लोगों से उसका रहना भी बर्दाश्त नहीं हुआ और आज मेरी बेटी आई तो बहू ने उसे भी जली कटी सुना दी। एक बात कान खोलकर सुन लो बहू, जिस घर से तुम मुझे निकालने को कह रही हो वो घर आज भी मेरे नाम है, इसलिए अब यदि इस घर में कोई जाएगा तो वो तुम लोग। और बेटा जिस फैक्ट्री पर आज तुम अधिकार जमा कर बैठे हो उस फैक्ट्री का मालिक आज भी मैं हूँ। मैं चाहूँ तो उसे बेच भी सकता हूँ और आज भी इतनी हिम्मत है मुझमें कि अपनी फैक्ट्री को मैं फिर से संभाल सकता हूँ। बेटा मैं बूढ़ा जरूर हूँ लेकिन आत्मस्वाभिमान अभी जिंदा है मुझमें। मैं कल से अपनी फैक्ट्री में जाकर अपना काम संभालने वाला हूँ और तुम लोग अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकल जाओ मेरे घर से। बाबूजी का ये रूप देखकर दोनों बेटे बहुत दंग रह गए और राम प्रसाद जी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे तो राम प्रसाद जी इन्होंने सुधरने का एक मौका और दे दिया। अगले दिन सुबह बेटे और बहू के व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर था। आज राम प्रसाद जी को नाश्ते में ब्रेड नहीं बल्कि दलिया खाने को मिला। जैसे ही राम प्रसाद जी नाश्ता करके उठे तो नवीन बाबूजी को फैक्ट्री ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। आज राम प्रसाद जी अपनी फैक्ट्री में जाकर अपनी पुरानी सीट पर बैठे थे, ना कि वेटिंग रूम में। अब बेटे बहू को अपनी औकात समझ में आ गई थी। अब वो राम प्रसाद जी की खूब सेवा पानी करने लगे थे। तो हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका हमें ख्याल रखना चाहिए, ऐसा नहीं है। सारे बुजुर्गों से मेरी यही सलाह है कि जब तक वो जीवित हैं तब तक अपना कुछ भी मतलब प्रॉपर्टी पैसा अपने बेटे बहू के नाम ना करें, क्योंकि भावनाओं में आकर के अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपका बुढ़ापा अच्छे से नहीं कटेगा। और आपने जब अपनी खून पसीने की कमाई से सब कुछ बनाया है तो आपका पूरा हक है बोलने का। अगर आपकी बहू ऐसा करती है तो आप उससे कहिए, अपने बेटे से कहिए, क्योंकि आपका अधिकार है और वो करके ज़रूर देंगी, क्योंकि सब बनाया हुआ आपका है। उम्मीद करते हैं कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट करके भी ज़रूर से ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।